देखिए जो क्वेश्चन आपके डाउट है उसमें क्या है कि अ मशीन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है कि 58 नंबर है, अ मशीन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स विल फेयर इफ एंड ओनली, इतना तो मुझे कहना था विल वर्क, इसका कहना मतलब ये है बोथ द कंपोनेंट, अच्छा फेल होगा तो मतलब फेयर मतलब फेल होगा नॉट वर्क, है ना। सो कम क्या बोल रहा है, कंपोनेंट फेल्स इफ एंड ओनली बोथ द, मतलब मशीन फेल्स इफ कंपोनेंट फेल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मशीन है या सिस्टम है फेल्स इफ एंड ओनली बोथ कंपोनेंट फेल्स। तो इसमें पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये कंपोनेंट किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मशीन है, एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, ये मशीन है। सो बोथ फेल हो जाएगा तो सिस्टम फेल होगी, ये बोला ना कि मशीन फेल हो जाएगी अगर दोनों कंपोनेंट फेल हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज पैरेलल सिस्टम। सो इसका रोल क्या है एक्चुअली, इस तरह क्वेश्चन जैम में आए नहीं है, ठीक है ना। मतलब थोड़े से है लेकिन एग्जैक्टली ये जो टर्मिनोलॉजी ऐसा यूज नहीं किया, हजार्ड फंक्शन ये सब क्वेश्चंस आए हैं, जो हजार्ड फंक्शन ये सब जो वर्ड इसमें यूज है वो यूज नहीं किया है। जैसे क्या बोला आगे, द फर्स्ट कंपोनेंट हैज लाइफ टाइम व्हिच इज एक्सपोनेंशियली विद हजार्ड रेट, हजार्ड बोल दो रेट समझो। सो रेट क्या होता है एक्सपोनेंशियल में, मीन का रेसिप्रोकल, जैसे मीन लैम्डा है तो रेट 1/λ, या रेट लैम्डा है तो मीन 1/λ। जैसे आप देखो, सो मान लो ये कंपोनेंट x है, ये कंपोनेंट y है। सो x का जो लाइफ टाइम है दैट इज एक्सपोनेंशियल विथ रेट 4। तो मतलब इसका पीडीएफ जो है ना, सो रेट 4 का मतलब मीन 1/4 होगा। सो लाइक पीडीएफ इज 4e⁻⁴x, x मोर देन 0। y का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंड कंपोनेंट हैज अ लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेट 3, तो रेट 3, सो एक्सपोनेंशियल 3, तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ मीन। तो fy ऑफ y जो होगा ये वही है 3e⁻³ y मोर देन 0। तो ये तो आपका लाइफ टाइम आ गया। अब पूछ रहा है आपसे कि टी बी द लाइफ टाइम अंटिल मशीन फेल्स। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो मशीन है ये पैरेलल में है, तो मशीन के लाइफ टाइम मान लो टी है, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा कोई बताओ। तो बोथ फेल्स। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये सीरीज सिस्टम होता ना तो हम मैक्सिमम लेते, मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम ले रहे मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली। सो अब सिंपल देखिए आप, मशीन वर्क्स और डज नॉट वर्क, तो यूज अज्यूम एट वर्क मतलब 1, वैल्यू 1, डज नॉट मतलब 0 समझाने के लिए। सो इफ बोथ फेल्स 0 0, तो मिनिमम क्या आ जाएगी 0, मतलब इफ बोथ फेल्स सिस्टम विल फेल। एनी वन इज वर्किंग, मान लो किसी एक की भी वैल्यू 1 है एक्स वाई में से, तो 1 आ जाएगी, तो मतलब मशीन विल बी वर्किंग। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पैरेलल है या सीरीज है। सीरीज में क्या है, बोथ हैज टू वर्क, सीरीज में ऐसा सिस्टम होगा कि बोथ हैज टू वर्क, तो वहां मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई हो जाएगा उस केस में। एनीवे, तो अब ये आ गया, तो आपको क्या करना है। सो अब इसमें तो मिनिमम होना चाहिए ना, तो पहले ही नहीं काम करेगा तो बाकी भी काम नहीं करेगा सीरीज में। तो यहाँ उल्टा बताया इसका मतलब ना, एक मिनट, अगर मैं बोलूं कि मिनिमम है, जैसे ओ एक मिनट, यस यस, अगर मान लो एक 1 है एक 0 है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 0, तो काम नहीं तो गलत हो गया ना फिर तो, मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ ये इन्होंने गलत बताया, मतलब तो मैं अज्यूम कर लिया, एक मिनट। हाँ सो आपको समझना है, वही मैं चेक कर रहा था ना। सो इफ बोथ आर 0, कोई बात नहीं 0 आएगा। अगर एक 1 है, फॉर एग्जांपल x इज 1 y इज 0, तो t का वैल्यू 1 आएगी, मतलब एनी वन इज वर्किंग सिस्टम विल बी वर्किंग। वर्किंग मतलब 1 वैल्यू रख के देखो, जस्ट बाइनरी करके चेक कर रहा हूं कि वर्क्स और डजंट वर्क। सो इफ बोथ वर्क्स सिस्टम वर्क्स, नो प्रॉब्लम। बोथ फेल्स तो सिस्टम फेल हो जाएगा, है ना। यहाँ बोला इफ एंड ओनली इफ दे रखा है। अगर एक भी वर्किंग है, मान लो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो 1 आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी, अभी मैक्सिमम है ना तो 1 आ जाएगी, मतलब सिस्टम विल बी वर्किंग। सॉरी, तो मतलब आप कंक्लूजन ये हुआ कि जो पैरेलल में मैक्स रहेगा nth ऑर्डर स्टैट्स, सीरीज में मिन रहेगा। हाँ तो वहां वो चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, इसमें मिन रहेगा। फिर एक बार चेक करना भाई, जिसने बताया उसका भी कॉन्सेप्ट। सो मैं अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो ये है इस तरीके से, तो यहाँ पे मिन रहेगा, क्योंकि अगर एक भी 1 है फिर भी ये 0 ही आंसर देगा, तो अगर एक भी फेल हुआ तो सिस्टम फेल ही हो जाएगी। ओके, तो अब मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोलना चाह रहा है ये
द लाइफ टाइम। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज करके फाइंड करना है ये। जी, तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ टी। सो हालांकि इसमें ऑर्डर स्टैट से कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बिना ऑर्डर स्टैट्स के भी हो जाएगा। देखिए तो ऑर्डर स्टैट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट ये समझना है कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई और रैंडम वेरिएबल। तो मैं अगर इसका सीडीएफ निकालूं, सो सीडीएफ ऑफ टी इफ आई फाइंड, सो प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू टी, टी का मतलब है मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू टी। अब आपको खुद यहाँ डिसाइड करना है, एक थ्योरम लिखाया था मैंने कि टू नंबर का मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू थर्ड नंबर है, मैक्सिमम इनका लार्जर, तो ऑब्वियसली ईच वन विल बी लेस देन इक्वल टू टी। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू t, y लेस देन इक्वल टू t। x y इंडिपेंडेंट है, वो दे रखा होगा, बोथ कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो यहां से x लेस देन इक्वल टू t, y लेस देन इक्वल टू t ड्यू टू इंडिपेंडेंस। अब आप यहां से देख लो, सो ये क्वांटिटी यहां से सीडीएफ जो आती है ना, सो इसकी जो सीडीएफ आती है वो 1 माइनस ई की पावर माइनस 4x आएगी। इसकी जो सीडीएफ आएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस 3y आएगी। ठीक, पुट कर लीजिए इसको, तो आप पुट कर लेंगे इसको, हो गया ना। तो e की पावर माइनस 4t 1 माइनस ई की पावर माइनस 3t, इज इट फाइन? सीडीएफ। अब आपको क्या पूछा गया इससे, तो आपको सीडीएफ मिल गया ना। सो यू हैव नाउ सीडीएफ ऑफ t एक्चुअली। सीडीएफ से पीडीएफ आ जाएगी, आ जाए ना, डिफरेंशिएट कर लोगे आप तो पीडीएफ आ गई, पीडीएफ से आप मीन वेरिएंस निकाल लो, हो जाएगा। सो दिस इज द सीडीएफ ऑफ टी, टी यहाँ मोर देन 0, तो डिफरेंशिएशन कर लो इसका टी के रेस्पेक्ट में, तो इसका पीडीएफ आ गया, देन आ जाएगा मीन वेरिएंस। हाँ एक मिनट हाँ डाउट, कितने डाउट है? यस हाँ आस्था, ओके। तो ये लीनियर अलजेब्रा के डाउट से कुछ, चलो एक दो कर लेते हैं अभी, क्योंकि 9:30 तक ही करेंगे। उसके बाद अभी बताया था लास्ट बैच में कि कल से अब क्या करेंगे, 6 to 7 डेली डाउट क्लास होगी। 6 to 7 जो 11 12 वाली, वो मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ अभी। तो 6 to 7 डेली क्लास होगी, डाउट क्लास। दोनों बैच में कोई बच्चा आके पूछ सकता है। तो 6 to 7 सिर्फ डाउट क्लास ही होगी, और बाकी 7 to 9 जैसे बैच चल रहा है चलता रहेगा थ्योरी। 9 to 11 जो बैच है वो चलती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। तो अभी 6 to 7 आप डेली ज्वाइन कर सकते हो फॉर द डाउट क्लास कल से, ठीक है। कल से ही कर देते हैं। हाँ एक एक करके ना, अच्छा। डायगोनलाइजेबल, वो डायगोनलाइजेबल जो जैम में नहीं है, गेट में है। हालांकि मैंने डिस्कस किया है डाउट क्लास में, कुछ लोगों ने पूछे थे तो मैंने डाउट डिस्कस किया, लेकिन ये जी। तो अभी मैं एक क्वेश्चन ये वाला डिस्कस कर, एक दो कर लेता हूँ डिस्कस, बाकी अगले डाउट क्लास में करेंगे। इसका मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, जॉर्डन ब्लॉक का, डायगोनलाइजेबल का। अभी एक बार जैम का सिलेबस खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए ना, अभी इस महीने 9-12 में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैम का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो गेट का भी 60-70% पोर्शन हो गया। फिर जो बाकी बचे हैं 20-15% तो गेट वही है आपका, मतलब 15% तो एप्टीट्यूड है, वो भी मैं कराऊंगा, पीवाई को एप्टीट्यूड भी कराऊंगा गेट वालों को। फिर जो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा सिर्फ गेट वालों को कराया जाएगा। तो गेट का बैच अभी हम सेपरेट करेंगे, तो गेट की थ्योरी चलती रहेगी। जैम की थ्योरी खत्म हो गई तो जैम का भी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। पीवाईक्यू पहले डिस्कस करेंगे एक एक, फिर टेस्ट सीरीज असाइनमेंट का डिस्कशन चलता रहेगा जैम में। तो गेट वालों को जैम में भी आना है, और गेट का अलग बैच चलेगा, उसमें गेट वालों को आना है। तो गेट वाले में जैम नहीं आएंगे फिर, मतलब जो एक्सक्लूसिव गेट अभी मैं बैच अलग से रन करूंगा, जो गेट वाले बच्चे हमारे उनका अलग से क्लासेस होंगी, तो उसमें जैम वाले नहीं आएंगे। लेकिन जो जैम की क्लास चल रही है उसमें गेट वाले भी आएंगे, या तो आप रिकॉर्डिंग देखो या लाइव क्लास करो, क्योंकि आपका फायदा है। जैम को इग्नोर नहीं कर सकते आप, अगर जैम वाला पोर्शन एक्सक्लूड करोगे तो 60-70% आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। 20-30 नंबर बच्चा, क्या मैं यही देखता हूँ गेट वालों में, बच्चा कहाँ फोकस करता है, रिग्रेशन में, नॉन पैरामेट्रिक में, स्टोकेस्टिक में, या मल्टीवेरिएट में, और ये सब मिला के 20 नंबर के आते हैं। और 20 में से वो एग्जाम में अगर कितना भी पढ़ के गया तो मुश्किल 10-15 मुश्किल से ही कर पाएगा वो, उसके 8-10 नंबर आएंगे। और इधर 60-70 मार्क्स का है जैम वाला पोर्शन, तो उसको हल्के में लेता है वो।
और रैंक इधर से ही बन जाएगा। तो जैम वाले पोर्शन पे अगर अच्छे से पकड़ बनाओ ना, सिर्फ जैम पे, तो ही आपके 40-50 नंबर आ जाएंगे, आपके टॉप 10 में रैंक आ जाएंगे। ठीक है ना। कभी गेट का बैच अलग से चलेगा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक वो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है सिलेबस, और वो तो पीवाई की तो मैं पढ़ाऊंगा ही। अभी जैम वाले चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, जो आपका 5वां क्वेश्चन जो आपने पूछा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ 7x7 रियल मैट्रिसेस। हाँ 6 बताएं। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, ये अभी छोड़ दो, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक जैम वालों के वो नहीं है, तो उसको छोड़ दो अभी। 5th वाले में है कि ठीक है, इनको भी काम आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यहाँ पे है। सो अभी गेट के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको अभी अवॉइड करूंगा मैं, गेट के अलग बैच है उसमें चलेगा। गेट वाले जब मैं गेट के अलग से पढ़ाना शुरू करूंगा तब उसमें चलेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 5th वाला जो है क्या है इसमें कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस हैविंग 7x7 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ देखो, तो एक 7x7 की मैट्रिक्स है आपकी, तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। 7x7 की रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 0 है एंड सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ट्रेस का मतलब, तो मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो होगा क्या, मतलब इस तरह से एक डायगोनल एक सब डायगोनल, ये 0 है ना। तो इसमें पहले टोटल कितने एलिमेंट है इसमें, 49 है ना। लेकिन क्वेश्चन सुना क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 7x7 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन का मतलब होता है ये कि इसमें अगर मैं एलिमेंट्स फिल करूं तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, कितने है ना, यहाँ पे कितने नंबर्स चाहिए इसको फिल करने के लिए, ये समझ लो। या अगर मैं बोलूं कि इसका जो स्पेस बनेगा तो उसमें कितने है ना, उसमें कितने अननोन्स होंगे, ये समझ लो आप। तो क्या होगा, सिंपल देखो, तो सिमेट्रिक है तो डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जो भी रहेगा वही ऊपर रहेगा, तो हम बस ऊपर वाला काउंट कर लेते हैं, कितने एलिमेंट चाहिए मुझे, जो ऊपर रखेंगे वही नीचे होगा। तो डायगोनल पे यहाँ 7 एलिमेंट है, उसको छोड़ो। ऊपर कितने हैं, डायगोनल के ऊपर कितने हैं यहाँ पे, 7x7 मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है, 21। तो देखो 21 एलिमेंट आपके डायगोनल के ऊपर है और 7 एलिमेंट, मतलब एनीवे चलो डायगोनल इंक्लूड करके आपके कितने हैं, 7 ना। तो ये 21 यहां से लेके ये जो एलिमेंट्स है ना आपके डायगोनल या उसके ऊपर, टोटल ये 28 एलिमेंट है एक्चुअली, चेक कर लो है ना। टोटल 28 ही होंगे, यहाँ 1 फिर 2 3 4 इस तरह 7 तक, तो 1 2 7 ऐड कर लो ना। टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल 28 एलिमेंट है। हाँ ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसका सम 0 होना चाहिए, तो यहां जो आएगा वो तो यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो यहां आएगा वो यहां आएगा, नो प्रॉब्लम। तो एक इक्वेशन यहां से नहीं बन जाएगी आपकी, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, मान लो एक, और एक इक्वेशन यहां से बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी, है ना। सो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के हिसाब से जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे A11 से लेके A77 तक, ये 0 करोगे आप। तो यहां से किसी एक एलिमेंट को बाकी 6 के टर्म में लिख सकते हैं, तो एक एलिमेंट मेरा यहां से कम हो जाएगा। मैं क्या बोला हूं, 28 मुझे नंबर्स यहां फिल करने हैं, लेकिन दो कंडीशन भी साथ में है कि डायगोनल एलिमेंट का सम 1 होना चाहिए, तो इसका सम 0 होना चाहिए। तो एक एलिमेंट की वैल्यू यहां से अगर मैं फाइंड करूं तो 6 के टर्म में आ जाएगा। तो एक एलिमेंट जो मैं यहाँ काउंट कर रखा हूं उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सम 0 हो जाएगी। तो मतलब बाकी 6 अगर मुझे पता है डायगोनल पे, तो मैं साथ में खुद ही बता सकता हूं क्या होगा उसके टर्म्स में, बिकॉज सम 0 होना चाहिए। अच्छा, फिर ये सब इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। तो ये ऑफ डायगोनल अगेन इसका भी सम, जैसे ये होगा A17 A26, ठीक है ना, ऐसे ही इस तरह से A71, इस तरह से ये भी 0 है। तो यहां पे भी क्या होगा, इसका जो सम है ना एक्चुअली, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, तो इसमें से भी एक एलिमेंट को मैं बाकी के टर्म में लिख सकता हूं। ठीक, हाँ यस, तो आंसर 26 होना चाहिए। सो इतने एलिमेंट मुझे चाहिए इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या इतने वेरिएबल्स होंगे इसके स्पेस में, जो इसका बेसिस होगा उस बेसिस में 26 एलिमेंट्स होंगे एक्चुअली। बेसिस में, इस वेक्टर स्पेस के बेसिस में 26 एलिमेंट्स होंगे। जी सर एक डाउट था कि कन्वर्जेंस का डिस्ट्रीब्यूशन डालते हैं, अगर वो कांस्टेंट आता है तो हम बोल सकते हैं वो डिजनरेट है। यस,
और ये इफ एंड ओनली होता है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कांस्टेंट पे कन्वर्ज करे तो इफ एंड ओनली इफ है, सो है ना। दिस एंड इट है। और सीडीएफ वाला जब पार्टीशन का बस बता दो, मैं करता हूँ, मुझे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा था। हाँ, एक मिनट उस पे आते हैं। हाँ भाई, आस्था तुम्हारा क्या अब? सर क्वेश्चन नंबर 29। 29। आपको पता है डायगोनलाइजेबल क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? सर अपने क्वेश्चन में डिस्कस करना था, बट वो मेरे को पूरे से क्लियर नहीं हो पाया। मतलब वो डेफिनेशन में क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, इसकी वैल्यू मैं नहीं फाइंड कर पा रही। आप यहाँ पे क्या करो, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दिख ही रहा है, इसके 3 आइगन वैल्यू है ना, क्या है 2 1 1। तो 1 की, चलो 2 तो अकेला है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग एक अकेला आइगन वेक्टर मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 का आइगन वैल्यू 2 आइगन वैल्यू 1, मतलब 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो ये इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जो आइगन वैल्यू रिपीटेड आई है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालो ना आप। सो आप AV इज इक्वल टू 1 टाइम्स V, AV इज इक्वल टू V, मतलब A माइनस आई टाइम्स V इज इक्वल टू 0 पुट करो। अब इसमें देखो इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि ये जो V निकल के आएगा ना, इसका डायमेंशन 2 होना चाहिए। तो वो किस किस ऑप्शन के लिए ऐसा होगा, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो आपको V इस इक्वेशन से 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू मिलनी चाहिए V के करस्पॉन्डिंग। अगर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा तो डायगोनलाइजेबल होगा, 1 मिला तो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप, क्या हो गई, तो यहां से आपके पास आएगी कि 0 1 0 एंड x y z, यहाँ पे मान लो स्मॉल x1 स्मॉल x2 या कुछ अलग ले लो, v1 v2 v3 एलिमेंट हो गया। अब यहाँ तो 0 ही है सारे, अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको v1 v2 v3 निकालने हैं, है ना, यहाँ तो 0 ही है। तो चेक कीजिए क्या होगा, x टाइम v1 y टाइम v2 बराबर 0, v2 प्लस z v3 बराबर 0, तो बाद में तो 0 है ना, 0 0 0 हो गया, सो 0 बराबर 0। अब यहां से आपको देखना है कि जो मेरा v वेक्टर है v1 v2 v3, जो कि यहां से अगर आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगी आपको यहां से, मतलब आप देखो यहाँ पे, यहां से आप ऐसा करो v3 निकाल दो v2 के टर्म में, है ना, ये v2 v3 था ना, ये यहाँ पे v2 v3 होगा, एक्चुअली मैंने गलत लिखा है ना, यही है ना। अरे चेक करो, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, x v1 x, सॉरी मैं गलत, x v2 y v3, x v2 y v3, और यहाँ से आएगा v2 प्लस z v3। अब इसके पास इस इक्वेशन में, तो मैं क्या लिखूँ वहाँ पे, v1 तो चलो फ्री है तो v1 रहेगा ही। अब इसमें v2 की वैल्यू निकालो आप, तो क्या क्या आ रही है यहाँ से, इससे v2 क्या आ रही है v3 के टर्म में, और इससे v2 क्या आ रही है, ये भी मुझसे ही कैलकुलेशन करवाओगे, करके बताओ ना क्या आएगा। हाँ जी आस्था, आपके डाउट है ना, आप ट्राई करो, सब कैलकुलेट करो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। ये सब कर रहे हैं। चलो v3 निकाल देता हूँ, v3 की वैल्यू आएगी माइनस एक्स v2 अपॉन वाई, ठीक ना, और यहाँ से v3 आएगी माइनस 1/z v2, ठीक। अब v1 v2 v3, अब आप क्या लोगे, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई किसमें होगी, तो x अपॉन वाई 1 अपॉन जेड के इक्वल है किसी में, किसमें इक्वल होगा ऐसा, इस दोनों को इक्वेट करो यहाँ पे, कि यहाँ से क्या आएगी, x अपॉन वाई टाइम v2 इज इक्वल टू 1/z ना, z ही था ना ये v2, सो x अपॉन वाई बराबर 1/z कब हो रहा है, किस केस में हो रहा है,
V1 देखो मैं कैलकुलेशन से किया ना, मैं क्या लिखा है 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं, तो मैंने किया 0 1 0 i घटाया ना a माइनस आई, ठीक है a माइनस आई हो गया 0 1 0 वहाँ xy। अच्छा मैंने इतने ये लोग वो हैं ध्यान में दे दो, मैंने देखो यहाँ पे xy के पोजीशन चेंज कर दिया है, सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन देख लो सही से। क्वेश्चन में क्या था, मतलब ये मेरी गलती है हालांकि, कि x z y था तो मतलब मैंने यहाँ एक्स वाई जेड लिख दिया है, कोई बात नहीं, तो उस ये कंडीशन उसके हिसाब से आई, मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या है, अरे ये देखो मैंने जो लिखे हैं, क्या क्वेश्चन में यही मैट्रिक्स है? तो क्वेश्चन पूछ लिए भूल गया कि सर आप करते रहो, पहले चेक तो करो मैंने सही लिखा है। हाँ तो बताना चाहिए ना तुम्हें कि क्वेश्चन ये है सर, मतलब मान लो मैंने गलत लिख दिया, ठीक है तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है मैंने गलत लिखा है तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, अब सेम चीज करो अब प्रोसेस इसके हिसाब से, और आपको चेक करो इस तरह कंडीशन आएगी, ये इक्वल कब होगा, x अपॉन 1 अपॉन z क्यों आया, क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड लिया है, आपके पास क्या है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन क्लियर करो, सीधा क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हो डायगोनलाइजेबल है, तो ये तो जानो डायगोनलाइजेबल होता क्या है, जब आप मुझे बताओ, कोई बताओ मुझे कि डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन क्या है। जब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो पहले आप उसका डेफिनेशन जानो तभी तो सॉल्व होगा वो। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो ठीक है, लेकिन आपको टॉपिक नहीं पता तो पहले टॉपिक पढ़ो फिर आप ट्राई करो क्वेश्चन। तो अभी मैंने क्या यूज किया, आप मुझे कोई बताओ डायगोनलाइजेबल क्या होता है, क्या डेफिनेशन है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का। उसका आइजन वैल्यू अगर सारा डिस्टिंक्ट है, अगर वो केस नहीं हो रहा है तो उसका आइजन वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट तो होगा ही, मतलब अगर मल्टीप्लिसिटी मोर देन 1 है, हाँ तो उसका वेक्टर लीनियर एलआई होना चाहिए। हाँ तो उसके करस्पॉन्डिंग उतने एलआई आने चाहिए, जैसे अगर 1 3 टाइम्स आया आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी आने चाहिए उसके। हाँ जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैट्रिक्स लिखा मैंने यहाँ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट 1 मतलब 1 2 टाइम आइगन वैल्यू है, 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी आस्था, जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे पहले उसकी थ्योरी पढ़ो पीछे की, और एक्चुअली ये सब मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैंने ये सब पढ़ाया नहीं है, तो चूंकि मैं तो क्वेश्चन करा ही दूंगा, लेकिन मैं तो ये मान के कराऊंगा कि आपने कर रखा है ना थ्योरी, तभी तो आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, तो उससे पहले आप थ्योरी पढ़ो, नहीं तो वेट करो जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं कराऊंगा, ये चीजें हैं ये, क्योंकि सिलेबस तो कराना ही है मुझे, ये चीज है। और बता दो जरा। तुम्हारा डाउट हम नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं, अब मतलब या तो रात को मैं याद है मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, और नहीं तो कल 6 to 7 डाउट क्लास है तुम लोगों का, कल से डेली है वो, मैं उसको मैनेज कर लूंगा बाकी को, तो कल से 6 to 7 डेली डाउट क्लास है, ठीक है मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कल 6 to 7 डिस्कस करते हैं तुम्हारा। अभी मैं थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ, 9:31 हो गया, तो मुझे थ्योरी भी कंप्लीट करना है, बैच में कोर्स भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ठीक है चलो अब आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं सैम्पलिंग।